सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 16 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है तिब्बत के पथ पर। ये एक यात्रा वृतांत है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं लेखक की तिब्बत यात्रा के विषय में। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 16 तिब्बत के पथ पर यात्रा वृतांत है। ये पाठ में प्रवेश करते हैं किसी प्रकार की यात्रा से संबंधित अनुभवों, संस्मरणों और प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति यात्रा वर्णन कहलाती है। तो जहां पर अपनी यात्रा के अनुभव को बताया जाए, अपनी यादों को बताया जाए, तो ये सारा जो चीजें होती हैं, जहाँ जो वहां पर उन्होंने जो कुछ झेला होता है, जो कुछ सहन किया होता है रास्ते में, उसकी जो अभिव्यक्ति करना है, यही यात्रा वर्णन है। हिंदी साहित्य में पंडित राहुल संस्कृतायन का नाम अत्यंत प्रसिद्ध है। राहुल जी का पूरा जीवन घुमक्कड़ी था, इसीलिए उन्हें छायावर कवि कहा गया। मतलब हमेशा घूमते रहे हैं और अपने जो यात्रा है उनके बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, इसीलिए इनको छायावर कवि भी कहा गया है। इन्होंने हिमालय के अंचल को विशेष रूप से लिया। मतलब जो हिमालय के आंचल में जो जो चीजें होती हैं, हिमालय के अंचल मतलब कह सकते हैं हम, हिमालय की जो गोद में जो स्थान है उनको काफी लिखा उनके बारे में। मेरी तिब्बत यात्रा और मेरी लद्दाख यात्रा इसे अंचल से जुड़े प्रदेशों की यात्रा वृतांत है। तो हिमालय के घाटियों में जो प्रदेश होते हैं उनके बारे में अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो इनकी तिब्बत यात्रा का ही एक अंश। आज 14 मई सवेरे थोड़ा थोड़ा पानी बरस रहा था। बड़े सवेरे ही सोच आदि से निर्भीत हो मैंने तमंग जाति के एक तरुण को साथ चलने को कहा। तो 14 मई के में जब इन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी होगी, या तिब्बत के रास्ते पर ये जब चल रहे थे, उस वक्त की बात है कि थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी होती है। सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, मतलब अपने सुबह के कामों से सुबह के सारे काम निपटाकर ये तमंग जाति वहां पर रहने वाली एक जाति है, वहां के तरुण तरुण यानी कि वहां के युवक को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। उसे पके खेत को काटने जाना था, इसलिए अवश्य कठिनाई थी, अतः मैंने उसे तात पानी तक ही चलने को कहा। तो उसे अपने खेतों में कटाई के लिए जाना था, क्योंकि खेतों में फसल पककर तैयार थी, उसके जाना मुश्किल था, इसलिए लेखक उसे कह देता है कि तात पानी एक जगह है, वहां तक चलो। उसके मन में भी न जाने क्या ख्याल आया और वह चलने को तैयार हो गया। लेखक कह रहे हैं कि उसके मन में भी न जाने ख्याल आया और वह चलने को तैयार हो गया। तब तक 8 बज गए थे, बूंदे भी कुछ हल्की हो गई थी। मैंने सबसे विदाई ली। गांव में थोड़ा भी मक्खन न मिल सका, सत्तू लेकर हम चल पड़े। तो उसके मन में कुछ ऐसी बात आती है, वो चलने के लिए तैयार हो जाता है। बारिश भी हल्की हो जाती है, वो सबसे लेखक वहां से विदाई लेते हैं, आगे चलने की अपनी यात्रा शुरू करते हैं। गांव में थे उस समय वो, और गांव में उन्हें मक्खन नहीं मिलता, इसलिए वो केवल सत्तू लेकर चलते हैं। सत्तू बच्चों एक प्रकार का हम कह सकते हैं जो, या हम कह सकते हैं चने का आटा टाइप से ही होता है ये। उनको भून कर बनाया जाता है, भून कर चने भूने, जो भूने उनको फिर पीस दिया। ठीक है। मालूम हुआ हमारे रास्ते के जंगल में ही चरवाहू का डेरा था, वहां मक्खन मिल जाएगा। हमारा रास्ता पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर से जा रहा था, यहाँ चारों ओर जंगल था। रास्ता कहीं कहीं तो काफी चौड़ा था। उस रास्तों की मरम्मत आदि गांव के लोग ही किया करते थे। तो जब वो वहां से चलते हैं तो पता चला कि बगल में ही चारवाहू का जो डेरा है, चरवाहे जो गायें भेड़ बकरियां ये सब चराते हैं, तो वहां से मक्खन मिल जाएगा। और उन्हें पहाड़ के ऊपरी रास्ते पर जाना था, जहाँ चारों तरफ जंगल था, और कहीं रास्ता उन्हें छोटा मिल रहा था, कहीं चौड़ा मिल रहा था। और यहाँ का रास्तों में जो टूट फूट होती है, वो गांव के लोग ही उसकी मरम्मत आदि करते हैं। कुछ घंटे बाद हम चरवाहों के डेरे में पहुंचे। मोटी जंजीर से बंधे कुत्ते ने कान के पर्दे फाड़ने शुरू कर दिए। थोड़ी देर में वो वहां पहुंच जाते हैं जहाँ चरवाहे लोग थे। डेरा डाला हुआ था, मतलब रह रहे थे झुंड में, दल में। और वहां पर एक कुत्ता बंधा होता है, या बुत्ते लिखा है, बुत्ते नहीं कुत्ते होगा, ठीक है। वहां पर एक कुत्ता बंधा होता है मोटी जंजीर से, जो कि उनको देखते ही भौंकना शुरू कर देता है। लेकर करा इतनी तेज भौंक रहा था कि कान फटे ही जा रहे थे। गृहिणी ने कुत्ते को दबाया तो हम डेरे के भीतर घुस पाए। डेरा क्या था? चटाइयों से छाया हुआ झोपड़ा था, जिनके भीतर खाने पीने का सामान, कपड़े, बिछोने, बर्तन सभी ठीक से रखे हुए थे। तो लेखक कह रहा है कि वहां पर एक महिला थी, वो उस कुत्ते को चुप करती है, तब हम अंदर जाते हैं। तो डेरे में क्या था, चारों तरफ जैसे चटाइयों का पूरा झोपड़ी बनाई गई हो ऐसा, तो सामान, खाने पीने के कपड़े वगैरह सब बहुत अच्छे से रखे हुए थे। गृहपति जो उसका मालिक था, यानी कि गृहपति लकड़ी के छोटे बर्तन में दूध धोकर लाता था। जो घर का मालिक था, छोटा सा लकड़ी का बर्तन था, उसमें दूध निकाल कर लाता था। गृह पत्नी चारा तैयार कर रही थी, चारा बना रही थी पशुओं के लिए। इस देश में धोने के वक्त गाय के सामने कुछ खाने की चीज अवश्य रखनी होती थी, क्योंकि उनके मतलब वहां के लोगों का ऐसा मानना है कि जब गाय का दूध निकाला जाए तो उसके सामने कुछ खाने के लिए रखो। डेरे के कोने में
लकड़ी का बर्तन छाछ से भरा हुआ था। डेरे वालों ने दूध पीने को कहा किंतु मैंने छाछ पसंद की। तो वहां कोने में एक लकड़ी का बर्तन रखा था जिसमें छाछ भरी हुई थी, छाछ जो कि हम मट्ठा कह सकते हैं, ठीक है। और वहां के डेरे वाले कहते कि चलो दूध पियो आप, लेकिन मुझे लेकर को छाछ पसंद आती है। इसके बाद उन्होंने खाने का आग्रह किया। आगे रास्ते में कुछ खाने को मिलेगा या नहीं इसका कुछ ठीक पता नहीं था, इसीलिए मैंने निमंत्रण निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसी समय उन्होंने चावल और तरकारी बनाई। तो वहां के लोग कहते हैं कि चलो खाना खा लो, तो लेकर कह रहा है कि वो प्रस्ताव में स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि उस लेकर को लग रहा था आगे कुछ खाने को मिले ना मिले। और तभी वो उनके लिए चावल और सब्जी बनाते हैं। हमारे खाना समाप्त करने तक उन्होंने मक्खन भी तैयार कर लिया, मक्खन भी दे देते हैं निकाल कर। इस प्रकार 11 बजे के करीब हमें छुट्टी मिली। वहां से 11 बजे निकलते हैं। विशालकाय वृक्षों के बीच से रास्ता बड़ा सुहावना मालूम होता था। जंगली पशुओं के मधुर शब्द कर्ण गोचर हो रहे थे। तो बहुत बड़े बड़े वहां पर पेड़ थे, इसलिए रास्ता बहुत अच्छा लग रहा है, लेकर कह रहे हैं कि और वहां पर जंगली पशुओं की आवाजें आ रही थी, मीठी मीठी आवाजें। मेरा साथी भेटिया भाषा अच्छी तरह जानता था, उसकी दूसरी बोली मैं नहीं जानता था। तो यहाँ के लेखक के साथ उनका एक साथी था भेटिया, और वह वहां की भाषा को अच्छे से समझता था। दूसरी बोली लेखक कह रहे हैं कि जो वो बोलता था लेखक को नहीं समझ में आती थी। हम दोनों बीच बीच में भेटिया में बातें करते थे, कभी स्ट्रॉबेरी चुनते, कभी जहरीले कीड़े से पैर बचाते आगे बढ़ रहे थे। मतलब जो उनका मित्र था, साथी था, वो दो भाषाएं जानता था, लेकिन लेखक को केवल भेटिया ही भाषा आती थी जो वो जानते थे, इसलिए बातें उसमें ही कर रहे थे। वो ऊपर कहीं कहीं गांव भी मिलते थे। ये सभी गांव यलमुख के थे। तो रास्ते में स्ट्रॉबेरी के जो जो पेड़ आ रहे थे उनसे वो स्ट्रॉबेरी ले रहे थे। जहरीले कीड़े जो रास्ते में उन्हें जंगल में मिल रहे थे उनसे बचकर आगे बढ़ रहे थे। तो वहां पर उन्हें कहीं कहीं गांव भी देखने को मिल रहे थे जंगलों में, जो कि यलमों के थे। सारा गांव सफेद ध्वजाओं का हल था। गांव के पास रास्ते में मानी का होना अनिवार्य था। मानियों के दोनों रास्ता बहुत साफ बनाया गया था। बौद्ध यात्री सदा इन मानियों को दाहिने रख परिक्रमा करते चला करते थे। तो वहां पर मानी लोग रहा करते थे, और कहा जाता है कि उनका होना रास्ते में अनिवार्य है। उन्होंने बहुत सुंदर साफ सुथरा रास्ता बनाया हुआ था। जब बौद्ध लोग यात्रा करते हैं तो वो दाहिने रखते हैं, दाहिने रखते हैं उन लोगों को, और फिर परिक्रमा करते हैं। यद्यपि इस प्रकार चारों ओर परिक्रमा नहीं होती तो भी लंबी परिक्रमा हो जाती है, या आने वाले समय में परिक्रमा पूरी हो जाती है। लेकर जब सीधे सीधे चलते रहे तो परिक्रमा कैसी होगी, लेकिन जाना और आने का मानो तो परिक्रमा हो ही जाती है, और आदमी महापुष्य का अधिकारी हो जाता है, मतलब उसे महापुण्य मिलता है। एक गांव में तो मानो की दीवारों में पत्थर पर खुदी हुई तस्वीरों में रंग भी ताजा लगा हुआ था। रास्ते में गांव पड़ा, वहां पर जो दीवारों पर पत्थर लगाए गए थे उन पर जो तस्वीर थी उसमें ऐसा लग रहा था कि रंग अभी भी भरा है। तमंगों के कितने ही गांवों को पार कर निचले हिस्से में गोरखों के गांव मिले। पहले तमंग लोगों के गांव थे, फिर उसके बाद गोरखों के गांव मिलते हैं। यहाँ मकई एक बलिष्ठ उगी थी, मतलब मकई ज्यादा उगाई जाती थी, फसल थी अच्छी यहाँ की। 3-4 बजे हम नीचे नदी के पुल पर पहुंच गए। तो 3-4 बजे लेकर वहां पहुंच जाता है जहां पर नदी का पुल था। यहाँ भी एक सरकारी सिपाही रहता था, किंतु उसे मोटिया लामा से क्या लेना देना, पार होकर चढ़ाई शुरू हो गई। तो यहाँ पर भी मतलब एक सिपाही तैनात रहता था, लेकिन जो लामा लोग हैं यानी कि जो बहुत भिक्षु टाइप से लोग हैं उनसे उनको कुछ मतलब नहीं होता था, और फिर लेखक की आगे की चढ़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि लेखक ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। चढ़ाई में अब उतनी फुर्ती नहीं हो सकती थी। 5 बजे के बाद थकावट भी मालूम होने लगी थी। तो चलते चलते काफी समय हो गया था, इसलिए इतनी तेजी से वो यात्रा नहीं कर पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, थकावट भी महसूस हो रही थी। हमने सवेरे जाने का निश्चय किया। पास के गांव में एक ब्राह्मण का घर मिला। तो वहां पर गांव में एक ब्राह्मण का घर मिलता है, वहां रुकते हैं। गृहपति ने लामा को आसन दे दिया, यानी कि उनके दोस्त को आसन दे देते हैं। साथी ने भात बनाया, चावल बनाते रात बिताकर फिर हम ऊपर की ओर बढ़े। कितने ही गांव और नालों को पार करते हुए दोपहर के करीब हम डांडे पर पहुंचे। डांडे पर पहुंच जाते हैं, वहां पर एक जगह है डांडा, वहां पर पहुंच जाते हैं। डांडे को पार करते ही फिर वृक्षों से सुनने पहाड़ मिला, मतलब जहां पर पेड़ ही नहीं थे, बिना पेड़ों वाले पहाड़ मिले। 12 बजे के बाद दूसरा डांडा भी पार कर लिया, और अब हम काठमांडव से कुंती जाने वाले रास्ते पर थे। तो लेखक अपने आगे की बता रहे कि कहां से वो कहां पहुंचा, काठमांडव से कुंती। यह रास्ता ऊपर से ऊपर
जाने वाला था, मतलब ऊंचाई पहुंच जाती थी, लगातार आपको ऊपर और ऊपर चढ़ना होता था। नीचे से एक दूसरा भी रास्ता है, लेकिन वह बहुत गर्म है। एक और दूसरा रास्ता भी जाता है, लेकर कह रहे हैं यहाँ जाने के लिए, लेकिन वहां पर गर्म मौसम रहता है। इस डांडे को पार करने पर फिर हमें घना जंगल मिला, बहुत घना जंगल मिलता है लेखक को, जहाँ बहुत ज्यादा वृक्ष पेड़ पौधे लगे हुए थे। आजकल कुंती से नमक लाने का मौसम था, इसलिए झुंड के झुंड आदमी पर तो मकई चावल लेकर कुंती की ओर जा रहे थे या पीठ पर नमक लादे लौट रहे थे। तो कुंती ऐसी जगह थी जहाँ पर जहाँ से ये लोग नमक लाते हैं। ठीक है, ये तो लेखक ने वर्णन नहीं किया कि वहां पर नमक किस प्रकार से निकाला जाता है, कोई समुद्र है या कुछ, लेकिन वहां से वो लोग नमक लाते हैं। यहाँ से मकई चावल लाद कर लेके जाते हैं और बदले में लाते होंगे ये नमक, या तो और नमक ला कर लेकर आते हैं। तो कुछ लोग जा रहे थे, कुछ लोग लौट रहे थे। 2 बजे के करीब उतराई शुरू हुई। जब भी हम शरबा की बस्ती के में थे, यल्म के लोग सो शरबा मोटियों की एक शाखा है। ये शरबा मेटिए दार्जिलिंग तक बसते चले गए हैं। तो यहाँ पर यहाँ की ये जो जाति है, या मतलब 100 सरबा को मिलाकर इनकी जो अलग अलग जगह ये लोग रहते हैं, और दार्जिलिंग तक ये लोग बसे हुए हैं। शटवा का मतलब है पूर्व वाला। एक शरवा से पूछने पर मालूम हुआ कि डुकिया लामा अभी इधर से नहीं गुजरे हैं। तो जो उनके लामा होते हैं, बौद्धों के जो प्रमुख होते हैं, ठीक है, वो इधर से गुजरे नहीं है। विश्वास हो चला शायद पीछे ही हैं। 1 घंटे की उतराई के बाद मालूम हुआ डुकिया लामा अगले गांव में ठहरे हुए हैं। तो बच्चों, जो बौद्धों के जो प्रमुख थे, उनके से लेखक कह रहे हैं कि वो पहले तो उन्हें पता चला कि अभी पीछे है, मतलब लेखक कह रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है लोगों से कि दूसरे गांव में है वो। ठीक है, दूसरे गांव में, अगले गांव में ठहरे हुए हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई, लेखक खुश हो जाता है क्योंकि वो डुकिया लामा से मिलना चाहता था। 3 बजे हम जाकर उनके सामने खड़े हुए। 3 बजे वो उनके सामने पहुंच जाते हैं। उस रात वहीं रहना हुआ, वहीं रुकते हैं वो लोग। गांव तमंगों का था। यहाँ पे धर्म लिखा है नहीं, हमें धर्म करना, धर्म के मानने वाले कहे जाते थे, लामा धर्म को मानने वाले थे, तो जो तमंग जाति के लोग थे। लेकिन डुकिया लामा जैसे बड़े लामा के लिए भी उनमें कोई श्रद्धा न थी। सवेरे उतराई फिर शुरू हुई। यहाँ नदी पर लोहे के झूले वाला पुल था, और फिर लेखक की उतराई शुरू हो जाती है, यानी कि लेखक को नीचे जाना था। यहाँ पर भी नदी पर लोहे का झूले वाला पुल बना हुआ था। आम रास्ता होने से वहां चट्टी पर दुकानें थी, तो जनसाधारण के लिए रास्ता बना हुआ था, इसलिए वहां पर दुकानें भी थी। खाने की और कोई चीज तो नहीं मिली, हाँ आग में भुनी मछलियां मिली। तो वहां खाने पर के लिए क्या मिलता है लेखक को? आग में भुनी हुई मछलियां। चढ़ाई फिर शुरू हुई, फिर आगे की चढ़ाई करते हैं। शाम तक चढ़ाई चढ़ते हम तमंगों के बड़े गांव में पहुंचे। वो तमंग जाति के लोगों के बड़े गांव में पहुंच जाते हैं। वहां रात बिताई उन्होंने, फिर सवेरे चल पड़े। एक डांडा और पार करना था, अब उन्हें एक डांडा और पार कर अपनी जगह पर पहुंचना था। फिर उतराई शुरू हुई। अंत में हम काली नदी के किनारे पहुंच गए। वहां पर काली नदी है, वहां तक पहुंच जाते हैं। अब हम काठमांडव से आने वाले बड़े मार्ग पर आ गए। सड़क पर नमक वाली का मेला सा जाता हुआ मालूम होता था। अब इस शरवा लोगों के प्रदेश में थे, तो अब वहां पर वो नमक, मतलब लोग नमक ला रहे थे, ले जा रहे थे, ऐसा लगता है जैसे मेला सा लगा हुआ है। वो शरवा लोगों के प्रदेश में पहुंच जाते। 18 मई को हम काली नदी के ऊपरी भाग पर शरबों के एक बड़े गांव में ठहरे। अब शरबो लोगों का एक बड़ा गांव है, वहां पर रुकते हैं वो। साथियों ने बताया कल हम नेपाल की सीमांत चौकी पार करेंगे। तो उनके साथी बताते हैं कि नेपाल की सीमा पर जो लगी हुई चौकी है उसको उन्हें पार करना है अगले दिन। इस यात्रा में लोग तो डुकिया सत्तू से काम चला लिया करते थे, किंतु मेरे और डुकिया लामा के लिए भावनी, यहाँ पर भात आएगा, भात बना करता था। कि तो यहाँ के लोग तो सत्तू से ही काम चला लेते हैं, डुकिया सत्तू वहां पर खाया जाता है। लेकिन जो डुकिया लामा थे और लेखक, उनके लिए चावल बनते थे, भात आएगा यहाँ पर। कभी कोई जंगली साग मिल जाया करता, कभी भुनी मछली का गोल मिल जाता। आज तो इस गांव में मुर्गी के अंडों की भरमार थी, लेकिन जहां पर वो पहुंचे थे वहां मुर्गी के अंडे काफी मात्रा में थे। हमने 40-50 अंडे खरीदे और रात को ही सबने उन्हें चट कर लिया। रात को सब अंडे खाते हैं। नीचे तो मुझे इन चीजों से कुछ सरोकार नहीं था, किंतु मैंने इस यात्रा में मांस का परहेज छोड़ दिया था, क्योंकि लेखक कह रहा है कि वैसे तो मैं ये चीजें नहीं खाता, लेकिन ऊपर जाने पर मैंने मांस खाया, क्योंकि वहां पर कुछ खाने के लिए मिलता ही नहीं था, इसलिए वहां पर उन्होंने कोई परहेज नहीं किया। लड़कपन में इसका अभ्यास था, इसलिए घृणा की कोई बात नहीं है, इसलिए उन्हें कोई घृणा नहीं आई।
मतलब लड़क जब वो युवा थे तब वो खाया करते थे। हम काली नदी के ऊपरी भाग पर थे, धीरे धीरे धारा ऊंचाई के साथ भी हम ऊंचे बढ़ते गए। नदी के दोनों ओर हरियाली ही हरियाली, नदी के दोनों भागों पर हरियाली छाई हुई थी। 2 बजे के करीब हम तात पानी पहुंच गए। 2 बजे वो तात पानी पहुंच जाते हैं। गर्म पानी का होने से इसे तात पानी कहते हैं। गर्म पानी का स्रोत है ये, वहां पर गर्म पानी होता है इसलिए इसको नाम तात पानी है। गांव में नेपाली चूगीगर और डाक खाना है। मेरी तबीयत घबरा रही थी, लेखक की तबीयत थोड़ी खराब सी होने लगी थी। कोई मुझे मध्य प्रदेश का आदमी कहाँ से आया तो नहीं कहेगा, मतलब लेखक को ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें मध्य प्रदेश का आदमी यहाँ पर कहाँ से पहुंच गया ये तो नहीं कहेगा। हमारे लामा पीछे आ रहे चुग्गी वालों ने पूछा, लामा कहाँ से आते हो? हमने बताया तीर्थ से। तो उनके साथ लामा था ही, तो कहते कि कहाँ से आ रहे हैं, तो कह देते तीर्थ से आ रहे हैं। चुंगी से छुट्टी मिल गई, मतलब चुंगी जहाँ पर यात्री है, जो कोई बाहर का यात्री होता है तो उससे पूछा जाता है कि आप कहाँ से आए हो, कैसी सीमा से आए हो, कहाँ से किस देश से आए हो, ये सब कुछ अब पूछा जाता है। लेकिन साथ में लामा थे तो उनको पूछ लिया कि तीर्थ यात्रा से आ रहे, तो उन्होंने जाने दिया। मेरे शह यात्री रिचन्ने का अब हो गया ना काम खत्म। इसी वक्त मुझे लगा कि फौजी चौकी आ गया है। मैंने कहा भाई असली जगह तो आ गया है। तो उनका साथी कहता है कि चलो आराम से निकल गए यहाँ पर, लेकिन लेखक को दिख रही थी आगे फौजी चौकी है, तो उसने कहा असली जगह तो आ गया है। थोड़ी देर में लामा भी आ गए। इस वक्त वर्षा हो रही थी, तो उनके साथ लामा थे। थोड़ी देर में जो मेन लामा थे, डिक्किया लामा, वो वहां पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर एक झोपड़ी में हमें बैठना पड़ा, फिर चल पड़े। आगे एक ऊंचे पर्वत भाव से हमारा रास्ता रुक सा गया। नदी की धार भी किधर होकर आती है नहीं मालूम पड़ता, तो ऊंचा पर्वत पड़ा जहां पर उनको रास्ता अपना रोकना पड़ा। वहां से नदी की धार का भी नहीं पता चल रहा था कि कहां से बह रही है, कहां से आ रही है। अब मेरी समझ में आया क्यों तात पानी की फौजी चौकी तात पानी में न होकर आगे। वास्तव में सामने का महान पर्वतीय दीवार सैनिक दृष्टि से बड़े महत्व की है। तो मतलब लेखक समझता है कि यहाँ पर चौकी आगे क्यों बनाई गई है। नीचे जाने वाली बड़ी पलटन को भी कुछ आदमी इस दीवार पर से रोक सकते हैं। थोड़ी देर में चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हम वहां पहुंच गए। तो वो बहुत ऊंची दीवार है, इसलिए वहां पर बनाई गई है कि ऊंचे से दिख जाते हैं, लोग आते जाते उनको रोका जा सकता है। और फिर लेकर वहां पहुंच जाता है जहाँ रास्ते में पहरे वाला खड़ा था। उसके साहब ने रोक कर बैठाया कि हवलदार साहब को बुला लाया। यह वही जगह थी जिससे मैं इतना डरा करता था। तो अब वहां पर फौजी चौकी पर पहुंच गए। जो पहरेदार बैठा था वो अपने मेन साहब को बुला लाता है और लेकर कह रहा है कि इसी से मैं डर रहा था। मैं अपने कोषाक्षर यमराज के पास खड़ा समझ रहा था। पूछने पर हमारे साथी ने कह दिया कि हम लोग करोड़ के अवतारी लामा के चेले हैं। लामा भी थोड़ी देर में आ गए। हवलदार ने जाकर कप्तान को खबर दी। उन्होंने सूबेदार को भेज दिया। आते ही एक एक का नाम ग्राम लिखना शुरू किया। उस समय किसी ने मेरे चेहरे को देखा होता तो मैं उससे अवश्य बहुत दिनों का बीमार सा मालूम पड़ता। मैं अपने मुंह को उनके सामने नहीं रखना चाहता। अंत में मेरी बारी भी आई चलने का। इनका नाम खुन छब्बड़ है। तो सब लोगों के नाम वाम लिखे जाने लगे लामा के आने पर। और मतलब एक एक के बारे में पूछ रहे थे, कहाँ से आए हो, किस गांव से आए हो, किस शहर से आए हो, किस देश से आए हो, मतलब सब कुछ पूछा जा रहा था। तो लेखक को उस समय बहुत डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको आगे जाने ही ना दिया जाए या फिर मतलब जेल आदि कुछ भी हो जाए, तो उसको डर लग रहा था। तब जब लेखक की बारी आती है तो उनका साथी उनका नाम खून छब्बड़ बताता है। सबको छुट्टी मिली, मैं भी परीक्षा में पास हो गया। तो सबको वहां से मुक्ति मिल जाती है। पेट भरकर सांस ली। शाम करी थी, अब शाम हो गई थी, इसलिए अगले ही गांव में ठहरता था। अगले गांव में वो लोग ठहरे। सूबेदार ने गांव के एक आदमी से कह दिया कि अवतारी लामा को अच्छी तरह जगह पर टिकाओ और देखो तकलीफ ना हो। तो जो सूबेदार था, जो सेना के लोग थे, वो कहते कि मतलब अच्छे से लामा की आवभगत की जाए, अच्छी जगह पर इनको रुकाया जाए। हम लोग उसके साथ अगले गांव में गए। रात में रहने के लिए अच्छा कोठा मिल गया, रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है। दूसरे दिन सवेरे हम चल पड़े और 2 घंटे में उस पुल पर पहुंच गए जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। वहां पर पहुंच जाते, जो पुल बनाया गया नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। तिब्बत की सीमा में पैर रखते ही चित्त हर्ष से विवल हो उठा। जैसे ही लेखक तिब्बत पहुंचा उसका मन खुश हो जाता है। सोचा हमने बड़ी लड़ाई जीत ली। लेकर सोच लेता है कि अपने बहुत बड़ी लड़ाई को जीत लिया है, बहुत बड़ी जंग को पार कर लिया है। अब हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। राहुल जी का जन्म 1893 में गांव पधा, जिला आजमगढ़ में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? 1893। गांव का नाम है पधा और जिला है आजमगढ़। उनका मूल गांव केदार पांडे था। यहाँ पर बच्चों मूल गांव नहीं आएगा, मूल नाम आएगा। और
केदारनाथ पांडे। ठीक है, ये पूरा कर लेंगे सही। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। राहुल जी अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, बहुत सारी भाषाएं इन्हें आती थी। इनका देहांत सन 1961 में हुआ था। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है मेरी जीवन यात्रा, 22वीं सदी, बोलपानी, यहाँ का वोल्गा से गंगा भागो नहीं दुनिया को बदलो, और घुमक्कड़ शास्त्र। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं बच्चों। हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा है। क्या है शब्दार्थ? डेरा, रहने की जगह, डांडे ऊंची जमीन या लकड़ी का पुल, कण गोचर होना, सुनाई देना, ठिकाना, ठहरना, तरकारी सब्जी, पलटन सेना की टुकड़ी, लड़कपन, बाल अवस्था, तरुण युवा, युवा पुरुष, यायावर घुमक्कड़, लामा बौद्ध गुरु, विहवल व्याकुल, चट्टी छोटा सा बाजार, और हर्ष है खुशी। तो ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि लिखित प्रश्न में से पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। गांव में क्या नहीं मिला? सत्तू, पानी, मक्खन। तो मक्खन नहीं मिला था। डेरा किससे बना था? चटाइयों से, कपड़े से, सीमेंट से। तो चटाइयों से बना था। लेखक नदी के पुल पर कितने बजे पहुंचे? 5 बजे, 7 बजे, 3-4 बजे। लेखक नदी के पुल पर कितने बजे पहुंचे? 5 बजे, 7 बजे, 3-4 बजे। तो ये 3-4 बजे पहुंचे थे। लेखक ने यात्रा में किसका परहेज छोड़ दिया था? दूध का, मक्खन का, मांस का। तो मांस का परहेज छोड़ दिया था। लेखक 2 बजे के करीब कहां पहुंचे? नेपाल, तातापानी, पर्वत बाहु। तो 2 बजे वो तातापानी पहुंच गए थे। बच्चों अपने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से लेखक तिब्बत की यात्रा के लिए जा रहे हैं। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।